वेलकम। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर यानी कि एवीएन। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में जो हेड ऑफ फीमर है हिप जॉइंट में, उसकी ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है और एक सिग्निफिकेंट लेवल तक कम होने के बाद जो हेड ऑफ फीमर में बोन टिश्यू है वो डेड होने शुरू करते हैं। इसकी वजह से जो हेड ऑफ फीमर का जो स्मूथ राउंडेड कंटूर है वो भी इरेगुलर हो जाता है और इस इरेगुलर सरफेस के अगेंस्ट जब मूवमेंट्स होते हैं तो हिप जॉइंट जल्दी घिस जाता है, जिसे हम आर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट बोलते हैं। एवीएन के इनिशियल स्टेजेस में हिप जॉइंट के अक्रॉस बिल्कुल मिनिमल पेन या बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। जो इसका मेन सिम्टम्स होता है वो हिप जॉइंट की स्टिफनेस होता है। ये सबसे पहले हमें तब पता लगती है जब हिप जॉइंट के अक्रॉस मोबिलिटी एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचिंग करते हैं और या फिर हम नीचे बैठते हैं, चौकड़ी मारते हैं, उसमें हमें पता लगता है कि हिप जॉइंट काफ़ी स्टिफ है। और जैसे जैसे एवीएन प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे हमारे हिप जॉइंट में पेन आता है। ये पेन इनिशियली हमारे हिप जॉइंट के फ्रंट में और साइड पे होता है और धीरे धीरे ये सीवियर केसेस में नी जॉइंट तक रेडिएट कर जाता है। और इस पेन की वजह से हम लेफ्ट राइट स्वे करके या लिम्प करके चलते हैं और एक्सट्रीम केसेस में हमें चलने के लिए वॉकर या क्रिचेस की ज़रूरत लगती है। जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट है वो यूजुअली यंगर एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्पेशली 25 to 50 ईयर्स की रेंज में। आइए हम समझते हैं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट के क्या क्या मेन रीजंस हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है एवीएन का वो है स्टेरॉयड इनटेक। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्टेरॉयड एज ए मेडिसिन भी दिया जाता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में, वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स में और रिसेंटली कोविड पैंडेमिक में भी स्टेरॉयड एज ए लाइफ चेंजिंग मेडिसिन दिया गया। सो इस स्टेरॉयड के इनटेक से हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई में काफ़ी कमी आ जाती है और एवीएन के चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए भी कोविड के पैंडेमिक के बाद हमने एवीएन के केसेस में काफ़ी इंक्रीज देखा है। जो सेकंड कॉज है वो है अल्कोहल कंजम्पशन। वो लोग जो हैवी अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए, उनमें भी एवीएन के चेंजेस देखे गए हैं। और कुछ रेयर कॉज जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, डीप सी डाइवर्स और कैंसर पेशेंट में जिनमें रेडिएशन दिए जाते हैं उनमें भी एवीएन के चेंजेस देखे गए हैं। आइए हम समझते हैं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट को कैसे मैनेज किया जाए। अगर आपके हिप जॉइंट में स्टिफनेस है और आपको हिप जॉइंट में पेन रह रहा है या आपको चलने में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको एक नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपके हिप जॉइंट को एग्जामिन करके और कुछ स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करके वो ये डायग्नोस कर सकते हैं कि उसमें एवीएन की दिक्कत आ रही है या नहीं। और अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए और एवीएन की स्टेज को समझने के लिए वो एमआरआई और एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। एमआरआई के बेसिस पे एवीएन हिप को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें एक्सरे के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते और एमआरआई में भी सिर्फ हल्की सी सूजन दिखती है। जो स्टेज 1 होती है इसमें पेन भी बिल्कुल मिनिमल या ना के बराबर पेन होता है और हमारी जो मेन दिक्कत होती है वो लिम्प की शिकायत होती है और हिप में स्टिफनेस। इस स्टेज 1 को हम एक प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग या हम उस हिप जॉइंट पे कम से कम वेट डालते हैं और हम वॉकर या क्रिचेस की मदद से चलते हैं ताकि उस हिप जॉइंट पे कम से कम लोड पड़े और उसे एक रेस्ट मिल सके। इसके अलावा कई मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करी जाती है। उसमें जो मेन मेडिसिन है वो है बिसफॉस्फोनेट्स, कैल्शियम की मेडिकेशंस, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन। इन मेडिसिन की मदद से एवीएन की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, बट जो एविडेंस और जो स्टडीज़ आई हैं वो ऐसा कंफर्म नहीं करती कि ये एक श्योर शॉट इलाज है कि जिसमें हम एवीएन की प्रोग्रेस को श्योरली रोक सके या स्लो डाउन कर सके। बट काफ़ी केसेस में देखा गया है कि एवीएन कुछ हद तक रिकवर कर जाता है। सो आपको इन मेडिसिन्स के साथ और वॉकर की मदद से चलना चाहिए और अपने हिप जॉइंट को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे असेस करना चाहिए कि उसमें पेन तो नहीं बढ़ रहा, और अगर उसमें पेन या स्टिफनेस बढ़ रही है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और एक बार एमआरआई को रिपीट करना चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि एमआरआई स्टेज 1 से स्टेज 2 या 3 पे तो नहीं प्रोग्रेस कर गया है। नेक्स्ट इज स्टेज 2। इसके अंदर एमआरआई में सिस्ट फॉर्मेशन होती है, स्क्लेरोसिस होती है और इसमें आपको हिप जॉइंट में दर्द रहता है और आप लिम्प करके या लचक के चलते हैं। इस स्टेज में जो मेन ट्रीटमेंट रहता है वो सर्जरी होता है जिसमें हम कोर डिकम्प्रेशन करते हैं।
यानी कि हम इमेज इंटेंसिफायर या सी आर्म की मदद से हिप जॉइंट के अंदर एक छोटी सी टनल ड्रिल करते हैं और एक्सपेंडेबल रीमर्स की मदद से जो हिप जॉइंट के अंदर की जो कोर है जो ऑलरेडी नेक्रोटिक या डेड हो चुकी थी उसको हम रिमूव करते हैं। कोर डिकम्प्रेशन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होती है कि हम किसी ऐसी टेक्निक से उस कोर में जहाँ पे डेड टिश्यू निकाला गया वहाँ पे हम कुछ ऐसा इंजेक्ट करें ताकि वहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन हो, वहाँ पे ब्लड सप्लाई दोबारा रेस्टोर हो। तो उसके लिए दो मेन प्रोसीजर्स हम यूजुअली यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ BMAC यानी कि बोन मैरो एस्पिरेट सेंट्रीफ्यूग। इसमें हम आपकी बोन मैरो को एस्पिरेट करते हैं एक मशीन में सेंट्रीफ्यूग करके जो डेड कोर है जहाँ से हमने डेड टिश्यू निकाला है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो मीसेनकाइमल सेल्स या स्टेम सेल्स हैं ये उस डेड जगह पे पहुंच जाते हैं और ये धीरे धीरे ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करते हैं और वहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन होती है। सेकेंड ऑप्शन है ऑस्टियोब्लास्ट सेल ट्रांसफ़र। इस पे हम आपकी कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी से 4 वीक्स पहले बोन मैरो को एस्पिरेट करते हैं और एक स्पेशल लैब में भेजते हैं जो इस बोन मैरो से ऑस्टियोब्लास्ट सेल कल्चर बनाते हैं। सर्जरी के टाइम पे कोर डिकम्प्रेशन करने के बाद हम इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल कल्चर को उसी डेड कोर पे इंजेक्ट करते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल कल्चर है ये धीरे धीरे ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि बोन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि कैल्शियम बनाते हैं। इससे भी देखा गया है कि हमारा एवीएन का फर्दर प्रोग्रेशन रुक जाता है और हम एवीएन से रिकवर हो जाते हैं। ये प्रोसीजर मेनली स्टेज 2 के लिए किया जाता है और कुछ अर्ली स्टेज 3 के लिए भी किया जाता है। आइए हम समझते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो में कोर डिकम्प्रेशन के प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे किया जाता है। एमआरआई को कोरिलेट करके हिप जॉइंट के इस सेक्टर में एवीएन की सबसे ज़्यादा चेंजेस प्रेजेंट है उस एरिया में हम गाइड वायर को इमेज इंटेंसिफायर की गाइडेंस में इंसर्ट करते हैं। इस गाइड वायर के ऊपर हम रीमर्स की मदद से बोन टनल को ड्रिल करते हैं और फाइनली हम एक्सपेंडेबल रीमर को बोन टनल में इंसर्ट करके इसके फिन को ओपन करते हैं। फिन के कम्प्लीटली ओपन होने के बाद हम इसे 360 डिग्री रोटेट करते हैं जिससे हम एक लार्जर डायमीटर ऑफ डेड कोर टिश्यू को रिमूव कर सकते हैं। फाइनली हम इस इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करके स्पेशल एंगल क्यूरेट्स की मदद से इस डेड टिश्यू को रिमूव कर लेते हैं। सो एक्सपेंडेबल रीमर की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि अराउंड 1 सेंटीमीटर की बोन टनल बनाकर हम अराउंड 40 मिलीमीटर ऑफ डेड कोर टिश्यू को रिमूव कर सकते हैं। कोर डिकम्प्रेशन के कंप्लीट होने के बाद हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल कल्चर को सिरिंज में लोड कर लेते हैं और एक स्पेशल नीडल को हिप जॉइंट के सेंटर में इंसर्ट करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सेल कल्चर को इस नीडल के थ्रू हिप जॉइंट की कोर में इंजेक्ट कर देते हैं एंड दिस कंप्लीट्स आवर फुल प्रोसीजर। इसके बाद हम नीडल को रिमूव करके इस टनल को बोन ग्राफ्ट या बोन वैक्स से सील कर देते हैं। स्टेज 3 में हेड ऑफ फीवर में कोलैप्स हो जाता है और जो स्टेज 4 है उसके अंदर हिप जॉइंट श्रिंक होने की वजह से हिप जॉइंट में सीवियर आर्थराइटिस हो जाती है। जो स्टेज 3 है और जो स्टेज 4 है उसमें हम हिप जॉइंट को नहीं बचा पाते हैं। उसमें हमारे पास जो मेन ट्रीटमेंट रहता है वो होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट इसमें हम हिप जॉइंट को आर्टिफिशियल हिप जॉइंट से रिप्लेस करते हैं। ये मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट मैं बात करता हूँ सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। ये यूजुअली एल्डरली एज ग्रुप में किया जाता है अराउंड 65 एंड अबव में, जिसमें बोन स्टॉक या बोन की डेंसिटी थोड़ी कम होती है। इसमें हम इम्प्लांट को बोन के अक्रॉस सीमेंट की मदद से फिक्स करते हैं, इसलिए इसका नाम है सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट की जो लाइफ है वो अराउंड 15 to 20 ईयर्स होती है। और जो सेकंड है अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ये यूजुअली यंगर एज ग्रुप में किया जाता है, जिसमें बोन स्टॉक या बोन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें बोन की स्ट्रॉन्ग डेंसिटी की वजह से हम इम्प्लांट को बोन के अक्रॉस बिना सीमेंट की मदद से कर सकते हैं। जो अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है उसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो अराउंड 25 to 30 ईयर्स होती है। और जो थर्ड ऑप्शन है हाइब्रिड टोटल हिप रिप्लेसमेंट, इसमें एक साइड यूजुअली एसिटाबुलम वाली जो साइड है वो हम अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और जो फीमर वाली साइड है उसमें हम सीमेंट की मदद से इम्प्लांट को फिक्स करते हैं। इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट करूं,
क्योंकि इसमें सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा लाइफ रहती है और इसमें लूजनिंग के चांसेस भी कम होते हैं। और अनसीमेंटेड THR में जो मैं इम्प्लांट यूज़ करता हूँ वो मेजरली सिरेमिक टाइप के होते हैं। ये 40-year-old मेल हैं जिनके दोनों हिप्स एवियन से अफेक्टेड थे। लेफ्ट साइड पे स्टेज 4 एवियन था जिसमें हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया था, और जो राइट साइड थी वो अर्ली स्टेज 2 थी जिसमें हमने कोर डिकम्प्रेशन और ऑस्टियोसेल ट्रांसफर से एवियन को क्योर किया। ये 30-year-old मेल है जिनके दोनों हिप स्टेज 4 एवियन से अफेक्टेड थे। टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद ये अपनी सारी डेली एक्टिविटीज लाइट जॉगिंग और रनिंग पेन फ्री तरीके से कर पाते हैं। नो पेन। नो पेन। एवियन का जो मैनेजमेंट है वो इससे डिक्टेट होता है कि हमने उसे किस स्टेज पे डायग्नोज किया गया। तो अगर आपको हिप जॉइंट में पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है या आप लिम्प करके चलते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को एज अर्ली एज पॉसिबल कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपके हिप जॉइंट की स्टेज को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर सके, जैसे कि स्टेज 1 या स्टेज 2। वहाँ पे हम हिप जॉइंट को नेचुरली प्रिजर्व कर सकते हैं और हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि हमें स्टेज 3 और स्टेज 4 में करनी पड़ती है। आई होप इस वीडियो के एंड पे आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट के कॉजेज़ और उसकी मैनेजमेंट के बारे में एक काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपके पास स्टिल कोई डाउट्स या आपकी कोई क्वेरीज है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी।